हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस। तो आज के वीडियो में देखिए बात करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका शासनकाल देखिए 322 से 298 BC तक था। और मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और चाणक्य को विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य था। ओके, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए करा है कि चाणक्य ने ही नंदवंश के शासक धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद की थी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट करा है कि कौटिल्य ने शासन व्यवस्था पर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है। एग्जाम में यह पूछ सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट करा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ओके, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त एवं यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, सेल्यूकस जो था अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया एवं चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत अराकोशिया, कंधार, पेरोपनिशडे जो काबुल में है, एरिया, हेरात एवं जेड्रोसिया जो बलूचिस्तान में है, सौंप दिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट करा है कि सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। परिशिष्ट पर्वन नामक जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का अनुयायी बताया गया है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। महास्थान अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय का वर्णन मिलता है। ओके, इन सब पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट करा कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथों अहनानुरु एवं पुरनानुरु तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। ओके, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसूर के श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपना शरीर त्याग दिया। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है मौर्य वंश का बिंदुसार। इसका देखिए शासनकाल 298 से 272 ईसा पूर्व था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार उत्तराधिकारी बना, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट करा है कि यूनानी लेखक एथेनियस ने बिंदुसार को अमित्रकेटस मतलब कि अमित्र घात कहा है, जिसका अर्थ होता है कि शत्रुओं का विनाशक। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए करा है कि यूनानी शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नाम के राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा, जिसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट करा है कि मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायोनिशियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट है कि जैन परंपरा के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। दिवावदान के अनुसार इसके शासनकाल में 2 विद्रोह तक्षशिला में हुए, जिसको शांत करने के लिए पहले अपने पुत्र अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला एवं अशोक को उज्जैनी का राज्यपाल नियुक्त किया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य वंश का अशोक, तो जो आप लोगों को मेन पढ़ना ही है। ओके,
तो देखिए इसका जो शासन काल है 273 से 232 ईसा पूर्व है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बना। अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक की माता का नाम सुबंधरांगी था। ओके, ये पॉइंट करा है कि अशोक के अभिलेख में उसकी एकमात्र पत्नी करुवाकी का विवरण मिलता है जो तीवर की माता थी। अशोक का नाम उसके दो अभिलेखों में मिलता है, मास्की एवं गुर्जरा में। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट करा है कि अशोक ने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर एवं खोतान को विजित किया। अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। ओके, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर कब्जा कर लिया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की धम्म यात्रा की। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखिए पॉइंट यहाँ पे करा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार अशोक के समय कलिंग पर संभवतः नंदराज नामक शासक शासन कर रहा था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों का वर्णन मिलता है। वेनसांग के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध आचार्य ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, और देखिए नेक्स्ट यहाँ पे करा है पॉइंट कि अशोक ने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष निग्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ओके, यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के रहने के लिए 4 गुफाओं कर्ण, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट करा है कि अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल सुदूर दक्षिणावर्ती स्वतंत्र सीमावर्ती राज्य बताए गए हैं। ओके, और देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट करा है कि अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट करा है कि खरोष्ठी लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान एवं शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए। अशोक ने धम्म को राहुलोवाद सूत्र से लिया है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट करा है कि अशोक को अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने की प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस मतलब जो दारा प्रथम था उससे मिली थी। अशोक स्तंभों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में पादरिटी फैंथेला ने की थी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में प्राप्त हुई। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, भाब्रू लघु शिलालेख अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख जो है भाब्रू अभिलेख है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट करा है कि अशोक के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। प्रयाग लघु स्तंभ लेख में तीवर की माता कारुवाकी द्वारा दिए गए दान का वर्णन है। गिरनार शिलालेख पर अशोक के अतिरिक्त रुद्रदामन एवं स्कंदगुप्त के लेख उत्कीर्ण हैं। बैराठ लघु शिलालेख में अशोक ने प्रियदर्शी राजा की उपाधि धारण की। ओके, इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। पे देखिए पॉइंट करा है कि कल्हड़ के राज तरंगिणी में अशोक के पत्र जालोक का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट करा कि रूमिन देई अभिलेख से मौर्यकाल के अस्पष्ट कर नीति की जानकारी मिलती है। नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख मिले, रूमिन देई एवं निगलीवा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट करा है कि अशोक ने नेपाल में ललित पत्तन नामक नगर बसाया। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भेरू घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट करा है कि
अशोक के 2 अभिलेखों में बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षु या भिक्षुओं के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। यह सारनाथ स्तंभ लेख एवं इलाहाबाद स्तंभ लेख है। अशोक ने मंझस्तिक को कश्मीर एवं कंधार में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक ने अपने शासन के 13वें वर्ष पहली बार अपनी प्रजा के सुख शांति के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट करा है कि कंधार शिलालेख की लिपि यूनानी एवं अरमाइक है। अशोक के लगभग सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि कल्हड़ की राज्य तरंगिणी के अनुसार अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक था। उसके बाद जालौन का कश्मीर का शासक हुआ। खरोष्ट लिपि के शिलालेख मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुए। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट है कि अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल मौर्य साम्राज्य का शासक बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।